रोडीज़ का एक सीज़न देखा टीवी पर जिसमें मैंने देखा कि क्या लिखा है, प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी लड़ रहे थे। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? तो ठीक है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। मैं रीज़न एक का तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं इस जनरल टॉपिक पे बात करूँगा कि जजेस का रियलिटी शो में लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान हो सकता है, जितनी समझ मुझे है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। सवाल यह है ना कि जज है रियलिटी शो के, उनका काम है जजमेंट देना, कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियाँ बताना, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसने क्या गलत कर दिया, और डांट डपट के उनको समझाना। डांटना कई बार ज़रूरी भी हो जाता है, ताकि बिकॉज शो के मेकर्स हैं और जज को कहीं ना कहीं आइडिया होता है। कॉन्सेप्ट यही था जज बनाने का किसी रियलिटी शो का, कि इसको एटलीस्ट आइडिया है कि शो का ग्राफ क्या है और इस ग्राफ में आपकी इंपॉर्टेंस क्या है एज ए इंडिविजुअल। तो जाहिर सी बात है ना, आपको समझाना पड़ेगा ढंग से का थोड़ा। और इंडियंस की आदत भी ये है कि जब डांट डपट के आप लोगों को चीज़ें समझाते हैं ना, तो समझ में आ जाती है। मतलब थोड़ा डांट डपट के समझाना पड़ता है। वैसे डांटने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऊंची आवाज़ में गाली गलौज करना है। मतलब थोड़ा प्रोफेशनली भी गुस्सा किया जा सकता है, और प्रोफेशनल गुस्सा अगर फीडबैक के फॉर्म में हो तो उसमें लेने में मुझे नहीं लगता किसी की ऐसी कोई मतलब दिक्कत है भी। तो शार्क टैंक इंडिया में जब मैंने शार्क टैंक इंडिया देखा, तब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। मैंने सीज़न 1 देखा अश्नीर ग्रोवर वाला, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर उस शो की जान था। हाँ, मुझे सलमान खान वाला ड्रामा के बारे में बाद में बात कर लेंगे, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैंने वो देखा और मुझे बहुत रिस्पेक्ट हुई, क्योंकि मैंने देखा उस शो में कोई गाली गलौज नहीं कर रहा था, मारपीट नहीं कर रहा था, कोई ज़रूरत ज़्यादा पर्सनल नहीं जा रहा था, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहा था, डोमिनेट नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत गुस्से में बोल भी दिया तो मतलब जैसे कि अश्नीर ग्रोवर की लड़ाई होती थी। मुझे मुझे ये भी पता है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि कुछ लोग कहेंगे नमिता थापर बिल्कुल यूज़लेस थी। वो तो खाली फार्मा एमके और फार्मा के ज़्यादातर आई एम आउट बोलती रहती थी। चलो ठीक है, वो आपका पर्सनल लुकआउट है सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि वो जो जिसमें जजेस जिस तरीके से शार्क टैंक में लड़ते थे ना, वो बहुत अच्छा था। अनुपम मित्तल, पीयूष पीयूष है, और वो अश्नीर ग्रोवर है, इन्होंने बहुत अच्छे से करा। बहुत अच्छे, मुझे मेरे फेवरेट थे तीनों। और जब अश्नीर गुस्सा करता था वो हमेशा कंटेस्टेंट पे करता था, लोगों को पे गुस्सा करता था तो हंस हंस के, मतलब ज़्यादा मतलब जजेस पे आपस में गुस्सा करता था, तो अगर कर भी लेता था वो सच बोलता था। एंड ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट एंड दैट्स वाई ही वॉज लव्ड फॉर इट। सबने झगड़ा कर लिया, प्रोफेशनल गुस्सा किया, और उसमें जेन्युइनली गुस्से से ज़्यादा गुस्सा नहीं, वो प्योर फीडबैक ही होता था जो एग्रेशन की फॉर्म में निकलता था। तो मेरे लिए इमेंस रिस्पेक्ट थी। झगड़ा हो गया, मान के चल लेते हैं बोट और भारत पे में झगड़ा हो गया, मैं नाम से बुला रहा हूँ कंपनी के क्योंकि नाम याद रखना दिक्कत होती है, दोनों के सीईओज़ के बीच में झगड़ा हो गया और ऐसा हो गया, तो दोनों एक दूसरे को देखते थे डील के बीच में कोई। अब झगड़ा खत्म हो गया, रफा दफा हो गई बात, अब नेक्स्ट पिच आई, तो अश्नीर देखता है अनुपम को बात करनी है, और वो बात करनी है, वो बोलता भी नहीं, बस ऐसी मुंडी ला बात करनी है, कहता हाँ। दोनों उठ के चले जाते हैं कोने में अपना, जाते हैं 2-4 मिनट का डिस्कशन करते हैं, चेयर पे वापस बैठते हैं और कहते हैं अब आपको 2 शार्क्स मिलेंगे, हम आपकी इतनी इक्विटी में इतनी % कंपनी लेना चाहते हैं, 10 करोड़ एक जो भी है। और उसके बाद मैच भी करते कभी कभार। और फिर कई बार अश्नीर ने कोशिश भी की थी कि भाई तू अपनी कंपनी मच भेज, हैमर वर्सेस बोट वाले ड्रामे में। अब तुम चाहे भले ही कह सकते हो कि वो फालतू की बातें करता है राइज एंड फॉल के लिए, लेकिन वो जो था बहुत सुंदर था और बहुत खूबसूरत था कि भाई झगड़ा हो गया, चलो भूल जाते हैं चीज़ों को, लेट्स फोकस ऑन बिजनेस, क्योंकि इवेंचुअली हमें साथ में ही काम करना है, वी हैव टू मेक मनी। और जाहिर सी बात है, हम किसी कंटेस्टेंट, हम चाहते हैं टैलेंट आ गया है, हमारा काम है एज अ जज, तो उनको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पता थी। और वो उनको, जब आपको आदमी को पता होता है ना वो क्या करने आया, तो फिर वो कई बार बात से डेविएट भी हो जाता है, क्योंकि हर कोई रोबोट तो है नहीं कि एआई बन के, इमोशंस हैं इंसान के अंदर, और कई बार इमोशंस ओवरफ्लो कर जाते हैं, लेकिन वो उस ट्रैक पे आ जाते हैं। वो ट्रैक राइट था, डगमगा भले ही वो गए थे। जैसे कि एक पिच थी हेयर कलर वाली, जिसमें इसमें वो पीयूष कहता है अरे तुम तो हो ही दल बदलू आदमी, अनुपम कहता है तुम तो हो ही दल बदलू आदमी, शक्ल से तुम्हारी लग रहा है। वो कहता है बोट को, तो बोट कहता है अरे हाँ ठीक है इतना, हाँ ठीक है चल चल। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो शार्क टैंक में जजेस ने जब एक दूसरे की माँ बहन करी, तो वो हमेशा दायरे में रह के की। वो एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड या शो को कभी ग्रांटेड पे नहीं लेते थे, सीईओज होने के बाद भी, एंड दे गिव देयर 100% टू द शो। हाँ हाँ, मुझे पता है शार्क टैंक पे एक्सपोज वीडियो बने हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ जज के एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। रोडीज़ में उसका मतलब 360 डिग्री ऑपोजिट है, क्योंकि रोडीज़ के जो जज है बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। कई बार
और दूसरा झगड़ा होता है जो रियलिटी शोज में होता है जजेस के बीच में। सिंगिंग शो है मिक्का, सोनू निगम और शान के बीच में वो झगड़ा है, बहुत फेमस क्लिप है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, जिसमें शान झगड़ा करा। और वो झगड़ा मुझे पसंद है क्योंकि वो झगड़ा जो है वो आर्ट के लिए है, वो कला के लिए है। अब सिंगिंग शो है, सिंगिंग एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स अ क्रिएटिव आर्ट, और उस क्रिएटिव आर्ट को कमर्शियल करता है रियलिटी शो। आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपको कुछ पैसे मिलते हैं। म्यूज़िक का महामुकाबला की फ़ाइट है शान वर्सेस मीका की, वो अच्छी फ़ाइट है। श्वेता तिवारी का झगड़ा हुआ, वो क्लिप भी इंटरनेट पे बहुत वायरल है, 14 मिलियन व्यूज़ है इस पर। श्वेता तिवारी का झगड़ा होता है उससे, संभावना से और सरोज खान से। तो सरोज खान कहती है कि वो गाना गाता है, कोरियोग्राफी अच्छी थी लेकिन थीम नहीं था, डांस भी कुछ अच्छा नहीं था। गाना वो गाता है लेकिन मूड बाद में आता है, ऐसी थोड़ी फालतू में गाना गाता रहेगा, सरोज खान श्वेता तिवारी को बोलती है। और वो बिना बात के श्वेता तिवारी चढ़ जाती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ये तो बड़ी गंदी बात है। क्योंकि उसने डांस करा, श्वेता ने चैलेंज थ्रो कर दिया कि मैं इसको और अच्छा करूँगी। तो उसने फिर से ट्रेन करा संभावना के फ्यूचर हस्बैंड को कि ऐसे डांस कीजिए, ऐसे लटके झटके मारिए, ऐसे करिए। तो उसने करा, तो लोगों को, तो उसका जो पहला वाला डांस था संभावना सेठ के हस्बैंड का, वो तो बहुत अच्छा लगा। ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, कुछ कहीं OTT पे नहीं। तो उसने करा, तो सरोज ने बता दिया डांस भी कोई खास नहीं लगा आपका, और ऐसी थीम होता है ना डांस का, ऐसी तो तुम बिना मतलब कि क्यों डांस कर रहे हो। और वो भोजपुरी था जिसमें निरहुआ होस्ट था दिनेश लाल यादव, तो उसमें था कि थीम के बेसिस पर डांस करना है। तो थीम चला गया, डांस भी इतना कुछ खास नहीं लगा, तो बीच में वो स्टेप्स भी भूल गया था। तो इस चीज़ को लेकर डिबेट होने लग गई। और फिर श्वेता तिवारी ने फालतू का इमोशनल कार्ड खेला कि वो एकलव्य हैं, तो मैं शिष्य हूँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है इनसे सीखा है, एंड ऑल दैट, यू नो, व्हाटएवर द हेल हैपेंड। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम नॉलेज रखते हैं इसीलिए हमने यहाँ बोला है, ऐसी थोड़ी हम फालतू में किसी को डांटते रहेंगे, हम भी चाहते हैं टैलेंट आ गया। और जो मीका की लड़ाई हुई थी उससे मुझसे मीका की लड़ाई हुई थी शान से, और शान भिड़ गया था। उसने कह दिया था कि लिरिक्स ही नहीं याद, लिरिक्स ही नहीं याद। मुखड़ा या अंतरा गाया, बहुत लंबा पॉज था, उसके बाद जा कर के काफ़ी देर तक तो लाइन ही भूल गए, बहुत लंबा पॉज रहा। राहुल यूजेस प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसके बाद उसको एक मोमेंट में क्रिएट कर दिया गया। शंकर महादेवन कह रहा है जजेस को एक्ट ओवर होने के बाद दे मेड इनटू अ मोमेंट, तो उसका ब्यूटी है। लेकिन उसने बोला कि दिस इज़ फॉरगेटिंग लिरिक्स एंड दिस इज़ बीइंग अंडर प्रिपेयर्ड फॉर अ सॉन्ग। तो मीका कहता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं भी तो भूल जाता है परफॉर्म करते हुए। तो उसने बोला आप कंपटीशन में आए हैं। ऑडियंस को कहता है कि आप याद रखोगे गाना है, वो याद रखेगा, द पर्सन सिंगिंग द सॉन्ग शुड रिमेंबर द वर्ड्स और यू शुड रिमेंबर द वर्ड्स। तुम कोई प्रोफेशनल सिंगर थोड़ी हो, तुम साले पार्टिसिपेंट्स हो। तो ये जो झगड़ा होता है, ये जो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया आपका इसीलिए किया कि ये झगड़ा होता है, ये झगड़ा होता है, दिस इज़ फॉर द आर्ट, कि अच्छे से अच्छा जो आदमी जो अपने आर्ट के साथ जस्टिस कर सके या जो हेल्प कर सके लोगों की, ये झगड़े होते थे। वो टाइम पे टेलीविज़न रियल था, उस टाइम पे कोई नेहा कक्कड़ का रोना धोना भांग भोसड़ा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कला को महत्व दिया जाता था, और सिर्फ एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया जाता था कि प्रिपेयर्ड होके आओ, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हाँ भाई वो जी हम भी गा देंगे। तो ये थी ब्यूटी। अब तो गंद बिल्कुल, जज कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं रोडीज़ में, जब पता नहीं पैसे दे दिए और एम ही उठ के आ गए स्टाइलिश कपड़े पहन के। मैंने कभी किसी गैंग लीडर को, क्या कहता है प्रिंस, ये कॉर्नर नहीं किया। भाई पहली बात कॉर्नर करना चाहिए, गैंग तो एक की जीतती है, तो कॉर्नर करके अगर अपनी एलआई या स्ट्रैटेजी बना भी ली तो उसमें क्या है, हर कंपेटिटिव स्पोर्ट में यही होता है। जो आप जाहिर सी बात है काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना, फुटबॉल की 2 टीम्स हैं, एक अपनी स्ट्रैटेजी करती है, एक अपनी स्ट्रैटेजी करती है। अब मैं ओपोनेंट टीम को बताऊंगा कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है और जी मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो मेरे टीम वाले मुझे इज्जत देंगे। कॉर्नर नहीं करा, ये तो दिक्कत है इस बात की। कॉर्नर जितना करोगे उतना प्रोफेशनलिज्म से खेल पाओगे। देयर इज़ द थिंग, वहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, ये दिखाना कि मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी ज़्यादा है, मैं कितना ज़्यादा महान हूँ, वहाँ ये सब दिखाने के लिए ये सब नहीं किया जाता। सोनू निगम के सामने एक लड़की ने बुरा गा दिया, तो सोनू निगम ने कहा कि देखिए आप गा तो रहे थे पर आपका नोट सही नहीं था, आप मतलब राग मल्हार से मतलब कहीं राग उसमें चले गए, मतलब ऐसे ही कोई राग मालकौंस में चले गए, ऐसा कुछ था। तो जो इंडियन आइडल में झगड़ा हो रहा है ना, वो इस चीज़ को लेकर के हो रहा है। लेकिन अगर आप खुद ही सोच के देख लीजिए ना, कोई आदमी है जो काफ़ी साल से एक शो को कर रहा है, उसने वो शो करा, वो शो का विनर बना, 7 साल जज रहा, तो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले ले। अगर शो ही का फॉर्मेट ही है ये लड़ाई झगड़ा, तो वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि मेरी जगह कोई और आके ले ले। तो उसको कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा ना अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए या फिर अपनी पावर को डिस्प्ले करने के लिए। तो क्या करेगा, झगड़ा करना शुरू कर देगा कैमरा के आगे, लड़ाई करना शुरू कर देगा, दिखाने लगेगा कि मैं क्या हूँ।
शो में जो झगड़ा हो रहा है वो शो में ख़त्म नहीं होगा। पॉडकास्ट में शो में जो झगड़ा है वो शो में ख़त्म नहीं करेगा, इंस्टाग्राम पे गंदा बकना शुरू कर देगा। अपने आप को महान समझना, किसी से भी भिड़ जाना और कह देना कि मैं दिल से खेलने वाला बंदा हूँ और मुझे पता है, मुझे बहुत, जब मैं नया नया शो में आया था मुझे बहुत सारे लोगों ने सिखाया था और समझाया था कि तुमको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जब मैं नया नया शो में आया था। और दूसरा रीज़न ये है कि इन लोगों को चेंज भी इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि चैनल लुल है। जो बड़े चैनल्स होते हैं उनके होस्ट भी काफ़ी अच्छे और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं। एक्सपीरियंस का पता नहीं, लेकिन फेमस होंगे, मेन स्ट्रीम होंगे। सलमान खान का अब फेमस है तो है, देखो अब हम कुछ कह नहीं सकते, फेमस है तो है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो उसका स्टारडम ख़त्म हो गया, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, था एक टाइम पे। तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अभी छोटा चैनल है MTV, ये कोई देखता नहीं, ये एक ही शो की वजह से चल रहा है जिसका नाम है MTV रोडीज़। तो बार बार इसको मिल्क कर करके ज़बरदस्ती फालतू की हाइप लेना तो बनता ही है, वही कर रहे हैं लोग। इनको अच्छे से पता है इनका शो खाली MTV का चैनल जो है खाली रोडीज़ से चलता है और कोई शो उसमें आते नहीं है। MTV हसल है, अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या कोई, हाँ वो भी एक अच्छा शो है, चलो एक ही ढंग का शो है इनके पास जो MTV हसल है, और TRP इनको रोडीज़ से आती है, तो उसी शो को ये घसीटते रहते हैं, खींचते रहते हैं। हालांकि उस शो से इनको मिलना कुछ नहीं है, इनको भी पता है, लेकिन फिर भी उसको घसीटते रहते हैं। और उसके बाद इतने साल तक इन्होंने काम करा, तब जाके जियो हॉटस्टार ने इनके 2 सीज़न्स खरीद लिए, बाकी के जो सीज़न है वो गए कचरे के डब्बे में। तो फिर इनका कुछ किया भी नहीं जा सकता इन चीज़ों का, ऐसे ही है ये। अपने शो को रेलेवेंट रखने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक को रीच आउट करने की कोशिश की। बजट कंस्ट्रेंट्स थी बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्होंने एल्विश यादव को ले लिया, वरना इनके पास पैसे ही नहीं थे। और काफ़ी लंबे टाइम से एक ही सेंसेबल बंदा था पूरे शो में, नहीं वो भी नहीं, ना एल्विश भी नहीं, प्रिंस भी नहीं, रणविजय। उसने पहले काफ़ी साल होस्टिंग का, पहले तो पहला सीज़न जीता, काफ़ी साल उसने VJ बना, वीडियो जॉकी। उसने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू लिया ऑडिशन से पहले और ऑडिशन के बाद, काफ़ी साल उसने बाहर काम करा, कैमरे के आगे कंफर्टेबल हुआ। उसके बाद उसको जज की कुर्सी पे अपॉइंट करा गया, फिर वहाँ से जज बन के काफ़ी लंबे टाइम तक उसने अपना काम किया। उसके बाद उसकी शादी करी, उसके 2 बच्चे भी हो गए अब तो, पता नहीं। तो ऐसा था, ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज दिस गाय इज़ फेमस या जस्ट बिकॉज बंदा फेमस है तो उसी को उठा के जज बना दो TRP के लिए। हालांकि वो मूव अच्छा था, इससे ऑडियंस इंगेजमेंट अच्छी आ सकती थी। और ये रणविजय ने ट्रेंड शुरू करा तो फिर उसी को ही बिल्ड करना शुरू कर दिया कि जो भी विनर है उसको जज बना दो, जो भी सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है उसको जज बना दो। प्रिंस ने हाइप क्रिएट करी थी क्योंकि इंटरव्यू में रणविजय ने उसको नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया था कि मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मतलब इस रोडीज़ के आगे भी लेके जाऊंगा। पता नहीं कुछ ऐसा इंस्टेंट बॉन्ड बना या कुछ कनेक्शन रणविजय को फील हुआ, तो उसने मोमेंटरीली बोल दिया, तो चैनल ने बोला इसको जाने नहीं देना। तो बस फिर वही हुआ जो हम सब देख रहे हैं, वो चाहेगा ही नहीं कभी जाए। और दिक्कत क्या है कि इतनी केओटिक पर्सनालिटी लेने के बाद भी पॉडकास्ट में वो 100% उल्टा हो जाएगा, एकदम शरीफ, एकदम एकदम प्यारा, एकदम स्वीट सा, एकदम एकदम काम, एकदम मम्माज बॉय, एकदम क्यूटी पाई टाइप। वो कह देगा नहीं हमारे बीच में तो ऐसे है, हम तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, मुझे लगता है गौतम के साथ मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है, नेहा के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो हम आज भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैं गले लगाता हूँ, लेकिन वो उसने इस बात को कभी जस्टिफाई नहीं किया कि अगर तू मान के चलते गले लगा भी लेता है तो क्या ज़रूरत है शो के झगड़े को इंस्टाग्राम पे करने की। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ एल्विश, तू आ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, ये मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लिटरली वो थ्रेट दे रहा है किसी भी इंसान को। आप ऐसा बिहेवियर कहीं किसी और शो में करोगे, वो आपको निकाल देंगे एज अ होस्ट, और फिर आपको आगे चल के कहीं काम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इनको बार बार MTV हायर करता रहता है। इनके पास रोडीज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको कहीं और काम नहीं मिलेगा। रणविजय के साथ तो फिर भी कुछ अलग हो गया, 2-4 पिक्चरें उसने कर ली, कोई और दूसरा रियलिटी शो होस्ट कर लिया, कभी इंडियन आइडल होस्ट कर लिया, कभी शार्क टैंक होस्ट कर लिया, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कैमरा फ्रेंडली थी, वो केओटिक नहीं था। ये लोग केओटिक है तो उनकी रेपुटेशन वैसे ही TV इंडस्ट्री में काफ़ी ख़राब है। TV के लोग इनको मुंह लगाते नहीं, TV सीरियल इनको मिल जाता है, TV सीरियल को देखता नहीं OTT के चक्कर में। और कई बार जो ये सेंसिबिलिटी का नाटक ये लोग पॉडकास्ट में कर रहे होते हैं ना, अक्सर सवाल आ जाता है कि ये इतना ज़्यादा सेंसिबल है, कितनी सेंसिबल बातें करता है पॉडकास्ट में। तो याद रखो, बीइंग अ पॉडकास्टर माई सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट इमेज वाइट वॉशिंग। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सीधा कन्फ्रंट कर सको किसी भी इंसान को। पॉडकास्ट तो अनफिल्टर्ड बाय संदीश भी करता है, उसके सामने कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जाते हैं। आपका पॉडकास्ट बड़ा है तो लोग अपने आप आते रहेंगे। भारती को ये बात पता थी कि रणवीर इलाहाबादी और जितनी फेमस होनी, तो वो क्या करती थी, वो जिनके साथ काम करती थी उन्हीं का पॉडकास्ट करती रहती थी, और ये करते करते उसने 3 मिलियन कर दिए। भारती को ये बात अच्छे से पता थी कि मेरी इतनी, चलो ठीक है मान के चल लेते, भारती की इतनी हैसियत है भी,
कि वो वरुण धवन के साथ पॉडकास्ट कर ले। चाहती तो वो कर भी लेती, लेकिन वो उन लोगों के साथ काम करती है जिनके साथ वो कैमरे पे कंफर्टेबल फील करती है। तो उनको उनको पॉडकास्ट पे बुला लिया और ये करके उसने 3 मिलियन हिट लिया। तुम लाख कह सकते हो कि अरे यार टीवी सीरियल कौन देखता है आज की डेट में, ओटीटी का ज़माना आ गया, और बिल्कुल सही बात है। तो रियलिटी शोज़ लेकिन लोग देखते हैं, टीवी सीरियल भले नहीं देखते, रियलिटी शोज़ देखते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे ओजी शोज़ ये तो पक्का ही देखते हैं। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जब टीवी प्राइम पे था, और रामायण और महाभारत जो बी आर चोपड़ा की और रामानंद सागर जी की थी, तो वो ऐसे इंस्टेंसेस लाइफ में मूवमेंट्स आते रहते हैं। तो हम ये भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि कोई टीवी देखता है नहीं देखता। टीवी के जितने सीरियल हैं सारे ओटीटी पे डाल दिए अब, क्योंकि टीवी एंटर कर रहा है। वोल्ट बालाजी तो बंद हो गया, चलो शुक्र है भगवान का, वो नंगी पुंगी वेब सीरीज़ बंद हो गई, लोग बेचारे परेशान है देश में, पर चलो कोई बात नहीं। पॉडकास्ट में अब तुम कह सकते हो कि अगर मैंने ऐसे लोगों का पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, टीवी सीरियल वालों का, तो देखेगा ही कौन इनको, देखेगा कौन नहीं। लेकिन वैसे पॉडकास्ट भी तो 10 कर दिए। एक पॉडकास्ट है हनी सिंह का, इस पर 21 मिलियन व्यूज़ है। मैं किसी एक बंदे का पॉडकास्ट करता हूँ जिस पर 200 के व्यूज़ हैं, टीवी का स्टार है, तो मैंने 10 पॉडकास्ट बना दिए। उस एक पॉडकास्ट वो करूँगा तो 21 मिलियन व्यूज़ आएंगे उस पर, क्योंकि हनी सिंह इतना बड़ा नाम है। अब मैंने किसी एक इंसान का पॉडकास्ट करा जिस पर 200 के व्यूज़ हैं, तो मुझे क्वांटिटी बढ़ाते रहनी पड़ेगी, क्योंकि इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट नंबर ऑफ़ व्यूज़। ज़्यादातर पॉडकास्टर यही करते हैं, ठीक है। मतलब उसने 10 पॉडकास्ट कर दिए। टीवी सीरियल वालों के तुम पॉडकास्ट करोगे 100 के, 200 के, 300 के, 400 के, 500 के व्यूज़ आ जाएंगे मैक्सिमम। तो 21 मिलियन के टारगेट हमको हिट करना है, तो 200 के एक मान के चलते एक बंदे से आते हैं, तो 10 पॉडकास्ट और कर दिए ऐसे 10 टीवी एक्टरों के साथ, तो कंपनसेट हो गए व्यूज़। अब सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं आएंगे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हमको व्यूज़ ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि व्यूज़ के ज़रिए ही एल्गोरिदम पुश करेगा यूट्यूब का लोगों को देखने के लिए। क्वालिटी गेस्ट की अच्छी नहीं है तो क्वांटिटी बढ़ा दो गेस्ट की, कोई ना कोई तो फ्यूचर में जाके स्टार बनेगा ही, उसी को ही देख लेंगे। ओजी भी हो सकते हैं ज़रूर, और वो जो गेस्ट है नया पुराना कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई वायरल सेंसेशन हो जो अभी नया नया मार्केट में आया हो, नए नए रियलिटी शोज़ करो, या कोई काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हो। अभिषेक कुमार नया नया आया है, लेकिन उसके पॉडकास्ट पे भी अच्छे व्यूज़ हैं, 500 के व्यूज़ हैं, मतलब जितने भी हैं। लेकिन अली गोनी तो 2008 से काम कर रहा है, टेलीविज़न कर रहा है, मतलब बट कितने 18-19 साल हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, और इन सब से कंपनसेट किया जाता है। रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट सुपर वायरल हो गया था, प्रियंका चोपड़ा आ गई थी दूसरे तीसरे एपिसोड में, इसीलिए बाकी सारे बॉलीवुड ने पीछे जाते रहे उसके। लोगों को लग गया कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन क्योटिक पर्सनालिटी अब कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉडकास्ट में वो शरीफ होने का नाटक कर रहा है। उसकी पीआर ने उसको समझा रखा है कि देखो अच्छे से सेंसिबल बातें करनी है कैमरा के आगे। और बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमने पॉडकास्ट देखा था काफ़ी अच्छा है, तो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज्ञान देने के लिए, ज्ञान पेलने के लिए हम बहुत शरीफ बनते हैं लोगों के सामने, हम बहुत शरीफ बनते हैं, लेकिन जब उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब है ही नहीं। हमको सब चीज़ का पता है, लेकिन हमको अपने अंदर क्या चल रहा है उसका पता ही नहीं। हमारे गुस्से पे कंट्रोल नहीं, खुद की लस्ट पे कंट्रोल नहीं, खुद के अग्रेशन पे कंट्रोल नहीं, खुद के जेलसी हेटरेट पे कंट्रोल नहीं। जब कंट्रोल नहीं है तो तुम किस बात पे शरीफ बन रहे हो पॉडकास्ट के अंदर आके, जब तुम उसी चीज़ों को इम्प्लाई नहीं करते। और तुम ये सब करके क्या सिखाना चाहते हो लोगों को? कोई ऐसा होस्ट है रियलिटी शो का या जज है जो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और उसको देख करके जाहिर सी बात है उस शो की हाइप है। रोडीज़ हो, स्पिट्सविला हो, कुछ भी हो, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, कुछ भी हो, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उसको शो को आइडियलाइज़ करेंगे, पार्टिसिपेट करने के लिए मरे जा रहे होंगे। लोग कहेंगे मैं रोडी बनूंगा, मैं रोडीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रोडी बनूंगा। रोडी अब वो टीवी पे बैठ के देख रहा है कि कोई रैंडम जज रोडीज़ का चिल्ला रहा है गधे की तरह किसी के ऊपर, और वो कहेगा यार ये तो बहुत आसान है, मैं भी ये कर सकता हूँ। एंड इवेंचुअली एज द टाइम पासेस वो ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देता है। और जाहिर सी बात है जब वो नेशनल टेलीविज़न पे जाता है तो ऐसा कुछ करने के उस पर प्रेशर पड़ता है। अगर मान के चल लेते हैं वो रोडीज़ जाता है, रोडीज़ जीत भी लेता है, रोडीज़ में जज भी बन जाता है, गैंग लीडर बन जाता है, तो जाहिर सी बात है ना उसके ऊपर प्रेशर है कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मेरे को ऑडियंस रिटेंशन मिले या मैं वायरल हो जाऊं। तो जाहिर सी बात है उस बंदे की पर्सनालिटी को रेजोनेट करना शुरू कर देगा जो रोडीज़ में ज़्यादा क्योटिक था। लेकिन दिक्कत ये है कि रोडीज़ अगर बंद हो गया तो इसको कहीं जाके काम नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही भटकता रहेगा आवारा मुसाफिर बन के। ही इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द गैंग लीडर्स।